मैं और मेरा बूढ़ा ससुर घर पर अकेले थे। शौहर के काम पर जाते ही ससुर मुझे हर वक्त बड़ी तरसी हुई निगाहों से देखता था। मैं डरती थी, शौहर को भी नहीं बताती। एक दिन कमरे में गई तो उसने जबरदस्ती कपड़ा उठाकर मेरी शादी को भी बमुश्किल 7 दिन ही गुजरे थे कि मेरे ससुर ने बुलंद आवाज में मुझे पुकारा। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरे ससुर ही रहते थे और मेरे शौहर आदिल ने शादी की पहली रात ही मुझे खासी तनबीह की थी कि इनके वालिद को गुस्सा बहुत आता है, इसलिए कभी भी किसी बात से इनकार नहीं करना, क्योंकि वह गुस्से में खुद पर काबू नहीं रख पाते। और मैंने भी उसी दिन से यही देख रखा था कि जैसे ही मेरे ससुर की आवाज आती, आदिल का रंग उड़ जाता, उनकी हिम्मत हार जाती और वह फौरन कमरे से बाहर निकल जाते। अपने शौहर की यह हालत देखकर मेरे दिल में भी ससुर का खासा खौफ बैठ गया था। वो वाकई हर वक्त ही गुस्से में नजर आते थे। अभी हमारी शादी को 7 दिन ही हुए थे और 8वां दिन शुरू ही हुआ था कि सुबह सुबह ही आदिल ने मुझे खुशी खुशी कहा कि आज हम बाहर घूमने चलते हैं। उनकी ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी कि उसी लम्हे ही मेरे ससुर ने आदिल को बुलंद आवाज दी और वह फौरन कमरे से बाहर चले गए। कुछ ही देर बाद मुझे बाहर से उनके चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। ससुर मेरे शौहर आदिल पर बरस रहे थे कि 7 दिन शादी के हंगामों में गुजार कर तुम्हें ये एहसास भी न रहा कि फैक्ट्री में तुम्हारे न होने से कितना नुकसान हो सकता है, और मजीद तुम आज भी छुट्टी करके कमरे में बंद हो और अभी फौरन फैक्ट्री पहुंचो और तमाम वर्कर्स के सर पर खड़े हो ताकि वह कोताही न करें। मैंने तुम्हारी शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम हर वक्त कमरे में कैद होकर बीवी के साथ बैठे रहो, और अपनी बीवी से भी कहो कि वह भी अब किचन की जिम्मेदारियां संभाले, क्योंकि यहाँ कोई और औरत नहीं रहती जो इसके नाज नखरे उठाएगी। ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि अभी तो हमारी शादी को 7 दिन ही हुए थे और इन 7 दिनों में भी ससुर को नाश्ता मैं ही बनाकर देती रही, और इस नाश्ते में भी मेरे ससुर कई बार बिला वजह के नुक्स निकाल चुके थे। मगर आदिल ने पहले ही मुझे बड़ी मोहब्बत से समझा रखा था कि प्लीज तुम अब्बा की बातों का बुरा नहीं मानना। मैं तो पहले ही इस सोच में गुम थी कि आखिर ससुर का मिजाज ऐसा क्यों है, मगर आज का शोर शराबा सुनकर तो मैं मजीद घबरा गई थी। जब आदिल वापस कमरे में आए तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। वह कहने लगे, मुझे माफ करना, मुझे फैक्ट्री जाना पड़ेगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, काम पहले, बाहर घूमने हम फिर कभी चले जाएंगे। मैंने कोई एतराज नहीं किया और आदिल फौरन फैक्ट्री चले गए। मैं बेदिली से किचन में आई और बर्तन धोने लगी। शादी के तीसरे दिन ही मैंने खाना भी बनाया था और घर के सारे काम खुद किए थे, क्योंकि मेरे ससुर ने मुलाजिमा को जवाब दे दिया था। कहते थे जब बहू घर में आ गई है तो सफाई भी वही करेगी। खैर, फिर मैंने पूरे घर की सफाई भी मुकम्मल कर ली और फिर थकी हारी जैसे ही अपने कमरे में आराम करने के लिए जाने लगी तो मेरे ससुर ने मुझे आवाज देकर बुलाया। वह अपने कमरे में बैठे हुए थे। मैंने फौरन सर पर अच्छी तरह दुपट्टा ओढ़ लिया, लेकिन क्योंकि वह रेशमी था इसलिए बार बार संभालना मुश्किल हो रहा था। मैं उनके कमरे में गई तो मैंने पूछा, जी अब्बा जी कुछ चाहिए था आपको? उन्होंने मुझे सर से पांव तक बड़े गौर से देखा और अपने होठों पर ज़बान फेरते हुए अजीब अंदाज में कहा, मुझे दूध पीना है। ये सुनते ही मुझे फौरन अपने ढीले दुपट्टे का ख्याल आया, क्योंकि वह मेरे सीने से हट चुका था। मैंने फौरन दुपट्टा संभाला और कमरे से बाहर आ गई। मुझे उनकी निगाहों और अंदाज से अजीब सा एहसास हुआ, क्योंकि ससुर तो बाप की जगह होता है और बाप कभी भी बेटी को इस नजर से नहीं देखता। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर मजबूरन मैं घबराहट के आलम में फ्रिज खोलकर दूध का गिलास निकाला और अपने दुपट्टे को अच्छी तरह से लपेटकर दोबारा उनके कमरे में चली गई। साइड टेबल पर दूध का गिलास रखा,
लेकिन जैसे ही मैं वापस पलटने लगी तो उन्होंने कहा कि कभी मेरे पास बैठकर भी बात कर लिया करो, क्योंकि इस घर में अब तुम्हारे सिवा कोई न है और मैं सारा दिन तन्हा बैठा रहता हूँ। उनके कमरे में बैठने के लिए कोई कुर्सी न थी, इसलिए उनके रुकने पर मुझे बेड के किनारे पर बैठना पड़ा। फिर वह मुझसे इधर उधर की बातें करने लगे और फिर जैसे ही उन्होंने दूध का गिलास मुंह को लगाया तो फौरन पीछे हटा लिया और बोले, ये तो बिल्कुल ठंडा है, मैं तो सिर्फ गर्म दूध पीता हूँ। ये कहते उनकी नजरें एक बार फिर मेरे चेहरे से मेरे वजूद पर गहराई से दौड़ने लगीं, जिससे मेरे हाथों में नमी और चेहरे पर पसीना नमूदार होने लगा। उन्होंने कहा कि अभी जाओ और इस दूध को गर्म करके लाओ। मैंने जल्दी से गिलास उठाया और घबराकर बाहर आ गई। अगरचे गुज़िश्ता 2 दिन से वह आदिल सगाही सख्त लहजे में बात कर रहे थे, लेकिन आज उनका अंदाज बिल्कुल नरम था, जैसे वह कोई और ही शख्सियत हो। मैंने दूध को पतीली में डालकर गर्म किया और दोबारा गिलास में भरकर ससुर के पास ले गई। जैसे ही मैंने गिलास उनके सामने बढ़ाया, उन्होंने दूध के साथ मेरा हाथ भी थाम लिया। मेरे जिस्म में करंट सा लगा। मैंने फौरन हाथ पीछे खींचा तो उन्होंने छोड़ दिया। मैं कमरे से निकलने लगी तो कहने लगे, अरे कहाँ जा रही हो? बैठो न मेरे पास, बातें किया करो। इस तन्हाई ने तो अब मुझे और भी ज्यादा सताना शुरू कर दिया है। ये कहते हुए उन्होंने गहरी आह भरी और फिर कहने लगे कि तुमने शादी के अगले रोज जो मरहून रंग का फैंसी जोड़ा पहना था, वह तुम पर बहुत खूबसूरत लग रहा था। आज शाम को वही पहन लेना। उनकी ये फरमाइश सुनकर मुझे शदीद नागवारी महसूस हुई, क्योंकि ये बात तो मेरे शौहर आदिल को कहनी चाहिए थी, न कि मेरे ससुर को। अब तो मेरे ससुर ने रोजाना ही ये मामूल बना लिया था कि जैसे ही आदिल फैक्ट्री चला जाता तो वह फौरन मुझे आवाज देकर अपने कमरे में बुला लेते और मेरे वहां पहुंचते ही वह मुझे अजीब निगाहों से देखते, बार बार अपने खुश होठों पर ज़बान फेरते और फिर कहते कि मुझे दूध पीना है, जरा दूध ला दो। जब मैं दूध का गिलास लेकर जाती तो वह मेरा हाथ थाम लेते और कहते, बहू थोड़ी देर मेरे पास भी बैठ जाया करो और 2-4 बातें भी कर लिया करो। लेकिन मैं उन्हें टालने के लिए मुख्तलिफ बहाने बनाने लगती कि मुझे खाना पकाने का काम है या बर्तन धोने हैं। दरअसल मुझे ये सब कुछ बहुत बुरा लगता था। मेरा दिल अंदर से बेचैन सा हो गया था। सोचने लगी थी कि मुझे इस हवाले से आदिल से जरूर बात करनी चाहिए, लेकिन मैं कैसे करती, क्योंकि वह तो अपने बाप के सामने कांपने लग जाता था। एक लफ्ज भी मुंह से न निकालता था। सर झुकाकर जी अब्बा जी कहता रहता था। उस दिन मैं किचन में खड़ी बर्तन धो रही थी। अचानक मेरे ससुर वहां आ गए और जो कुछ उन्होंने मेरे साथ करने की कोशिश की, मैं मुश्किल अपनी इज्जत बचाकर वहां से निकली और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके कुंडी लगा ली। मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरे ससुर मेरे साथ ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। मैं बेड पर बैठकर मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने तहिया कर लिया था कि आज रात आदिल के आने पर हर हाल में उसे सब कुछ बताऊंगी। पूरा दिन मैंने कोई काम नहीं किया, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। मेरे ससुर बार बार दरवाजा खटखटाते रहे कि भूख लगी है, खाना दे दो, लेकिन मैंने न दरवाजा खोला और न ही कोई जवाब दिया। मेरी जगह अगर कोई और लड़की होती तो वह भी यही सब कुछ करती जो मैंने किया। रात को मेरे कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटा गया। बाहर आदिल खड़ा था। वह गुस्से में कहने लगा, समीना दरवाजा खोलो, ये क्या हरकत है, तुम सुबह से दरवाजा बंद किए बैठी हो। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, दोनों बाप बेटा गुस्से से मुझे घूर रहे थे। आदिल गुस्से से बोला, तुम्हें जरा भी शर्म न आती? मेरा बाप सुबह से भूखा बैठा है, तुमने उसे रोटी तक नहीं दी। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता?
मैंने धीमी लहजे में कहा कि मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती। बेहतर है कि आप किसी और का बंदोबस्त सोच लें। मेरी ये बात सुनकर आदिल आग बगूला हो गया। पीछे से मेरे ससुर बोल उठे, देख रहे हो बेटा, अभी जुम्मा 8 दिन भी न हुए और ये लड़की अपना असल रंग दिखाने भी लग गई है। मुझे पहले ही अंदाजा था कि ऐसी लड़कियां शादी के फौरन बाद ही अपने शौहर की लैदगी के ख्वाब देखने लगती हैं। आदिल ने गुस्से से कहा, आज तुमने ये बात कही है, आइंदा अगर मुंह से निकाली तो हाथ में तलाकनामा थमा कर तुम है उसी वक्त रुखसत कर दूंगा। ये सुनकर तो मेरा रंग उड़ गया। मुझे अपनी माँ की बातें याद आने लगीं, जिन्होंने रुखसती के वक्त मुझे कहा था, बेटी कभी भी ससुराल वालों से लड़कर वापस न आना, अपने शौहर और ससुर की हर बात मानना, अपना घर